नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 जून के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हेल्थ वर्कर को सैलरी न देना अब कानूनी अपराध होगा। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए देश भर के हेल्थ वर्कर अपने परिवार को छोड़कर दिन रात मरीजों की देखभाल में लगे हुए हैं। इन सब के बीच कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर हेल्थ वर्कर्स को वेतन तक समय पर नहीं दिया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक देश में अब हेल्थ वर्कर को सैलरी न देना एक कानूनी अपराध माना जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों में ये आदेश कल से जारी होंगे। केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि आपदा कानून के तहत डॉक्टर और नर्सों को सैलरी न देना एक अपराध माना जाएगा। सरकार इसकी घोषणा कल करेगी और सभी राज्यों को निर्देश जारी करेगी। गौरतलब है कि हेल्थ वर्कर जो कि कोरोना मरीजों के संपर्क में आ रहे हैं, उन्हें सरकार सही जगह पर 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन करेगी, जिससे उनके परिवार सुरक्षित रह सके। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर नहीं मिलेगी सजा, कई प्रावधानों को हटाने की बन रही योजना। भारतीय रेलवे कई छोटे अपराधों के लिए कारावास के प्रावधानों को हटाने की योजना बना रहा है। इसमें बिना टिकट यात्रा करना या पायदान पर सवारी करने पर केवल जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए कारावास के प्रावधान को हटाया जा सकता है। अदालतों पर मामलों का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार कई सारे भारतीय कानूनों और प्रावधानों को हटाने का विचार कर रही है। इसमें रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत एक अवैध गतिविधि के रूप में भीख मांगने जैसे अपराधों को हटाना भी शामिल किया गया है। योजना से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि मंत्रालय ने अब कानून के सभी प्रावधानों की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है और यह संभव है कि मामूली उल्लंघनों के खिलाफ मुकदमा चलाना आसान हो। जिन अपराधों में अब जेल की अवधि शामिल नहीं होगी उनमें बिना किसी कारण के अलार्म चेन को खींचना, बिना प्राधिकरण के यात्रा करना, आरक्षित कोच में यात्रा करना और या वहां से गुजरना शामिल है। अधिकारियों के अनुसार अधिनियम के तहत 16 वर्गों को हटाने के लिए पहचाना गया है। सुरक्षा बलों ने इस साल 101 आतंकवादियों को खत्म करने में हासिल की कामयाबी। जम्मू डोगरा फ्रंट तथा शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रधान अशोक गुप्ता के नेतृत्व में घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के सफाई के लिए चलाए जा रहे अभियानों में मिल रही सफलता को एक उत्सव के रूप में मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा शारीरिक दूरी का भी ध्यान रखा गया। यह कार्यक्रम इसलिए भी खास था क्योंकि इस वर्ष अभी तक सुरक्षा बलों ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर को सुरक्षित स्थान बनाने में अनुकरणीय कार्य के लिए हमारे रक्षाबलों के प्रति कृतज्ञता दर्शाने हेतु ढोल और घंटियां बजाई गईं। अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में ही केंद्र शासित प्रदेश में मारे गए आतंकवादियों की कुल संख्या 101 के पार हो गई है। लेकिन इस दौरान सुरक्षा बलों को भी इन अभियानों के दौरान अधिकारियों सहित 29 जवानों को खोया है। उन्होंने कहा कि मार्च महीने के दौरान आतंकवाद विरोधी अभियानों में थोड़ी कमी थी, लेकिन अप्रैल से परिचालन में तेजी आई है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान और उसके आतंकवादी समूह इस समय सदमे की स्थिति में है क्योंकि इस साल रियाज नाइक को हिजबुल कमांडर, कारी यासिर जैश कमांडर, मुजफ्फर अहमद भट्ट लश्कर, हरम वानी हिजबुल जैसे शीर्ष आतंकवादी कमांडरों को सुरक्षा बलों ने धूल चटाई है। कोविड-19 राजस्थान में तेजी से बढ़ी मृत्यु दर, रिकवरी रेट घटी, 9 दिन में 69 मौतें। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में एक ओर जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है और वहीं दूसरी ओर मृत्यु दर में वृद्धि होती जा रही है। इसके साथ साथ रिकवरी रेट में गिरावट आती जा रही है। तीनों ही बातें राज्य सरकार की चिंता को बढ़ाने वाली है। गत एक सप्ताह के दौरान कोरोना से मरने वालों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। वहीं रिकवरी रेट पर भी इसका खासा असर देखने को मिला है। यह 17 जून तक बढ़कर 309 हो गया है, यानी कि 9 दिन में 69 मौतों से यह आंकड़ा 25% से भी ज्यादा बढ़ गया है। केवल 9 दिन में ही इतनी मौतें होना सरकार की चिंता को बढ़ा रहा है। एक ओर तो सरकार जांचों की गति को बढ़ाकर नए पॉजिटिव केस ढूंढ रही है, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में गंभीर स्थिति में मरीज दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में जो रिकवरी रेट बढ़कर करीब 76% के आसपास पहुंच गई थी, वह भी घटकर 74% के आसपास आ गई है। भारत 8वीं बार चुना गया सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, 192 में से मिले 184 वोट। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि सदस्य देशों ने भारत को भारी समर्थन देते हुए 2021-22 तक के लिए UNSC का अस्थायी सदस्य चुना है।
भारत को 192 में से 184 वोट मिले हैं। बता दें, भारत को अस्थायी सदस्य चुने जाने के लिए मात्र 128 वोट चाहिए था। हालांकि भारत को पहले से ही उम्मीद थी कि बुधवार को सुरक्षा परिषद चुनाव में उसे आसानी से जीत मिल जाएगी, जो उसे 2021-22 के कार्यकाल के लिए गैरस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र उच्च तालिका में लाएगा। भारत पहली बार 1950 में गैरस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था और आज 8वीं बार चुना गया। भारत 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी से गैरस्थायी सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। सरकार को भारतीय खुफिया सुरक्षा एजेंसियों से मिली कुछ इस तरह की चौंका देने वाली खबर। सरकार से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने देश के हित के लिए ये बात सामने रखी और कहा कि पूरे देश की भलाई इसी में है कि चीन से जुड़े इन 52 मोबाइल ऐप को ब्लॉक कर दिया जाए या लोगों को इनका इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाए, क्योंकि इनका इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है। ये ऐप बड़े पैमाने पर डेटा को भारत से बाहर भेज रहे हैं। इस मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को जो लिस्ट भेजी है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, एक्सेंडर, शेयर इट और क्लीन मास्टर जैसे ऐप शामिल हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे तमाम छोटी व बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दे। धन्यवाद।